आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर है कि नारकोटिक्स विभाग की यह कार्रवाई की गई है और 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि जिनके पास से 228 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 45 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपियों के नाम कुंदन कुमार, दीपू कुमार और रत्नेश कुमार हैं, जिन पर कई राज्यों में ड्रग तस्करी के मामले दर्ज हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों असम के रहने वाले हैं और इन्होंने गुवाहाटी में रह रहे पवन कुमार से हेरोइन लेकर बिहार में मनीष कुमार को देने आए थे। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने छापेमारी कर पटना से मनीष कुमार और उसके साथी कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, ये काफी अहम कार्रवाई जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की तरफ से की गई है। एनसीबी को ये गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार में मादक पदार्थ की सप्लाई जो है वो तस्कर गिरोह के जो लोग हैं वो कर रहे हैं और फिलहाल दरभंगा में वो जो है अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और इसी सूचना को संकलन करने के बाद उसको जांच किया गया। नारकोटिक्स के एनसीबी के जो एसटीएफ है उनके डीएसपी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे और जब ये वहां पहुंचे तो अपनी टीम के साथ धावा बोला, जिस ठिकाने की जानकारी मिली थी उन्हें, और वहां पे जाकर इन तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से जो है मादक पदार्थ जो है कंसाइनमेंट हीरोइन का वो बरामद किया और इसकी कीमत लगभग जो 45,60,000 रुपये बताई जा रही है। और इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि पटना में भी इनके गिरोह से जुड़े जो लोग हैं वो रह रहे हैं। जिसके बाद पटना के जो सापुर थाना है वहां पे छापेमारी की गई और वहां से जो है मादक पदार्थ के साथ जो है 2 तस्करों को पकड़ा गया है। फिलहाल सभी को पुलिस के हवाले किया गया, सुपुर्द किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई आगे की कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कार्रवाई के दौरान इस बात का जो खुलासा हुआ है कि ये पूरा चेन ऑफ सिस्टम जो है वो गुवाहाटी से चला रहा है, सिलचर जो है वहां से चला रहा है। बिहार में लगातार सप्लाई गिरोह के द्वारा किया जा रहा है और खास तौर पे जो युवा है उनको टारगेट किया जाता है। युवाओं के बीच में जो है हीरोइन और चरस गांजे की सप्लाई की जाती है और तमाम जो गैंग के लोग हैं वो सिलसिलेवार तरीके से इस काम को अंजाम देते हैं। एक पहले इस कंसाइनमेंट को लेकर के सिलचर गुवाहाटी से यहाँ आता है, यहाँ तो दूसरे गैंग के सदस्यों को सुपुर्द करता है, फिर वो अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पे इसकी सप्लाई अपने गैंग जो तस्कर गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके द्वारा कराया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये काला कारोबार जो है वो करोड़ों में फल फूल रहा है। फिलहाल इन 5 की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी जो है वो आगे इस गैंग के दूसरे सदस्यों के बारे में संदर्भ में पता करने में जुटी है और पुलिस जो है जिन स्थानीय थाना के पुलिस जहाँ पे ये छापेमारी की गई है उन पुलिस थाना के हवाले किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पटना से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर डीडीसी ब्रजेश कुमार पर शिकंजा कसा है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कई ठिकानों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। पटना से शिवहर तक छापेमारी चल रही है। शिवहर में पदस्थापित हैं ब्रजेश कुमार, कार्यालय के साथ आवास पर भी रेड जारी है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है और इसी मामले में डीडीसी ब्रजेश कुमार पर शिकंजा कसा है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ये छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आपको अलग अलग लोकेशन की दिखा रहे हैं। शिवहर में ये पदस्थापित है ब्रजेश कुमार और पटना से शिवहर तक की ये छापेमारी लगातार की जा रही है। कार्यालय के साथ साथ आवास पर भी रेड टीम डाल रही है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह मामला है। अब बात मोकामा विधायक अनंत सिंह की करते हैं। अनंत सिंह अब बेऊर जेल से बाहर आ चुके हैं। बता दें कि उनके बाहर आने के बाद से समर्थकों में जबरदस्त खुशी है। एक बड़ी तैयारी कर रखी गई थी। नदावा भी अनंत सिंह जाने वाले हैं, जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे और उससे पहले की भी तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए अनंत सिंह जो है वो नजर आ रहे हैं। उनके साथ समर्थकों की मौजूदगी है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद आज अपने क्षेत्र के लिए पटना से रवाना हुए। इस दौरान विधायक अनंत कुमार सिंह ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा तो उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच जाएगा, अगर वह काम करेगा तो वह चुनाव लड़ेगा। तो मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद
अपने क्षेत्र के लिए पटना के लिए रवाना हुए। और देखिए आज विधायक अनंत सिंह अपने गांव नदावा जाएंगे, मां ब्राह्मणी स्थान में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ साथ अपने बेटे को लेकर के क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। क्षेत्र जाएंगे 15 दिन के बाद घूमने के लिए। अभी जन के कटनी लगल है पुल लेकर, किसान भी खेत में है, लेबर भी खेत में है। आप चुनाव अब नहीं लड़िएगा? नहीं, चुनाव नहीं लड़े। आपके बेटा आपका लड़ेगा? वो हम पक्का बेटा जनता में घूरेगा, जनता के काम करेगा तो लड़ेगा। और देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के उन्होंने तारीफ की और कहा है कि जिस तरीके से तेल का संकट बाकी जगहों पर देखने को मिल रहा है, उसके दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही एक कोशिश है कि यहाँ पर जो दाम है वो स्टेबल है, स्थिर है। देश कानून से चलता है, न अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। राहुल गांधी के एक एक बयान को देखें, राफेल से शुरू करें, सब में जाके माफी मांगा है, चाहे कोर्ट में केस गया हो। अभी तक तेल का दाम नहीं बढ़ा। मैंने देख रहा था कि हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दिया कि कहा है, जबकि देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। दुनिया में अमेरिका, जापान, जर्मनी सब ने तेल का दाम बढ़ा दिया। ये मैनेजमेंट होता है। और देखिए गोपालगंज से खबर है जहां पर एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर के प्रशासन का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कई गैस एजेंसी जहां पर छापेमारी की जा रही है और ऐसे जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस सिलेंडर को स्टॉक किया जा रहा है। और ऐसे में ही एसडीएम ने नगर थाना क्षेत्र के भिरवा गांव में छापेमारी कर कालाबाजारी के लिए रखे गए 17 सिलेंडर बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। एसडीएम ने कहा कि कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। पर भितवेरवा गांव में एक जो व्यक्ति के घर पर आपको एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ होने की सूचना मिला था। हम लोग पूरी टीम के साथ गए थे, वहां 17 सिलेंडर पाए गए हैं और उसमें से कुछ भरे हुए हैं, कुछ खाली भी है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी खास व्यक्ति घर पर 17 सिलेंडर है, इसका मतलब कुछ न कुछ मतलब कालाबाजारी कर रहा है। इसी आधार पर पुलिस संधान के लिए उस पर एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसकी जांच चल रही है। और देखिए नोएडा से बड़ी खबर, जहां नोएडा कई स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी धमकी दी जा चुकी है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से धमकी मिली है। सेक्टर 62 में फादर इग्नेल स्कूल को धमकी मिली है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। स्कूल में सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल सर्च अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। स्कूल ने पेरेंट्स को बच्चे को वापस ले जाने की जानकारी भी दी है। तो देखिए बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को एक बार फिर से ये मिली है। हालांकि इससे पहले भी जब ये धमकियां मिलती रही, जब जांच हुई तो कुछ वैसा आपत्तिजनक मिला नहीं। और एक बार फिर से सेक्टर 62 में फादर इग्नेल स्कूल को धमकी मिली है, जिसके बाद से पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल जो सर्च अभियान चलाया गया है वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। स्कूल ने पेरेंट्स को बच्चे वापस ले जाने की भी जानकारी दे दी है। और देखिए सिर्फ नोएडा के स्कूलों को ही नहीं, दिल्ली विधानसभा को भी उड़ाने की बम से धमकी दी गई है। और इसके साथ साथ स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है। विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो बड़ी खबरें बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी है, ईमेल से दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को भी बम से उड़ाने की धमकी है। इसके साथ साथ विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की यह धमकी दी गई है। जिसके बाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जहां डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक लोग मौजूद है और लगातार छानबीन जांच जो है वो की जा रही है। और देखिए पश्चिम एशिया के हालातों संघर्षों को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करने वाले हैं। बताया देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में ये बैठक करेंगे। पश्चिम एशिया के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। थोड़ी देर में हाई लेवल बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तो पश्चिम एशिया के हालात, उस पर लगातार भारत की नजर बनी हुई है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस युद्ध के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार चर्चाएं हो रही हैं।
और देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, उनको सशक्त सबल बनाने के लिए एक और जो बिल है वो केंद्र सरकार लाने जा रही है। बता दें कि इस बिल के जरिए लोकसभा सीटों के परिसीमन और सीटें बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार मानने का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। दरअसल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। उसमें यह प्रावधान था कि यह नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार इस हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी। यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। सरकार ने इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। शुरुआत में गृह मंत्री ने छोटे विपक्षी दलों के प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं कैमूर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, माता मुंडेश्वरी की। आज इस कैमूर की पावन धरती जहां शेरशाह सूरी ने संघर्ष किया, इस पावन धरती पर आने का मौका मिला। आज इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम किया, लगभग 20 वर्षों से न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए बिहार के विकास पुरुष, मैं एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, वरिष्ठ साथी हमारे और आपके जिला के प्रभारी रामकृपाल यादव जी, हमारे भाई मित्र और इस इलाके के माननीय विधायक, माननीय मंत्री आदरणीय जमा खां साहब, इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक आदरणीय भरत बिन जी, माननीय विधायक संगीता देवी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री संतोष सिंह जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में आए थे आपके यहाँ और कई चीजों का यहाँ पर देखने का काम इन्होंने किया। यहाँ के आज समृद्धि के लिए रास्ता खोलने आए। कैमूर एक जंगल माना जाता था, पहाड़ माना जाता है और इस पहाड़ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों जब प्रगति यात्रा में हम आए थे तो चैनपुर के धरती पर आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पहाड़ पर भी डिग्री कॉलेज खोलने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये विकास का सपना लेकर आगे बढ़े और अभी हम हाई सिक्योरिटी जेल बना रहे। मैंने इसलिए शेरशाह सूरी का जिक्र किया साथ, जब हुमायूं से वो लड़ रहे थे और जब यहां पर आकर उन्होंने पूरी व्यवस्था नया खड़ा करने का काम किया। ये जंगल था, ये जंगल का स्वरूप रहा होगा। आज से 400 वर्ष पहले जहां पर आकर शेरशाह सूरी रहे और इस पूरे जंगल में पूरी व्यवस्था खड़ा किया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, उसी तरह नीतीश कुमार जी की सरकार ने तय किया है इसी पहाड़ पर, जो दौड़ा पहाड़ है,
इस पर हम हाई सिक्योरिटी जेल बनाएंगे। जो सबसे खूंखार आतंकवादी होगा उसको यहां बंद करने का काम करेंगे। तो साथियों, आप समझिए कि आज बिहार का विकास चारों तरफ दिख रहा, कहीं सड़क बनता हुआ दिख रहा होगा, कहीं बिजली पहुंच गया, कहीं पानी पहुंचाने का काम किया। ये सब नीतीश कुमार की सरकार ने किया। पिछले दिनों जब हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ जमा खान साहब बैठे, हम लोग हॉस्पिटल के लिए जमीन खोज रहे थे। यहाँ पर हाईवे, जो नया हाईवे बन रहा है, वहां पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब कैमूर की धरती पर भी मेडिकल कॉलेज बनाना है। ये नीतीश कुमार की ही सरकार कर सकती है सर। क्योंकि आप सोचिए, जिस बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं साथियों, यहां कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था। लोग हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते, और यहां से लोग सब बनारस इलाज कराने के लिए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया कि आज बिहार का कोई भी जिला नहीं बचा है जहां मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हो रहा। आज कैमूर भी उसका उदाहरण है कि आपके बीच में बनाया गया। आप याद कीजिए, 2005 में जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुए तो बिहार में सड़क नहीं था। लोग कहते थे कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना शुरू किया। और याद कर लीजिए साथियों, इस ग्रैंड ट्रैक रोड को भी 4 लेन बनाने का काम सरदे अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूर किया, लेकिन उनके सहयोगी के तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी पथ परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी रहे। बिहार में सड़कों का जाल बिछा, एसएच बनाए गए, ग्रामीण सड़क बनाए गए, पीडब्ल्यूडी के सड़कें बनाई गई। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस बिहार में मात्र 6000 किलोमीटर सड़क था, आज नीतीश कुमार जी ने बनाते बनाते आज 1,40,000 किलोमीटर सड़क किसी सरकार ने बनाया तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाने का काम किया। पिछले साल जब प्रगति यात्रा पे हम लोग थे, उसके बाद महिलाओं के बीच में संवाद किया मुख्यमंत्री जी ने, और संवाद के माध्यम से जब जानकारी प्राप्त हुई तो महिलाओं ने कहा कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है, बिजली का पैसा देना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी साथियों, जिस बिहार में बिजली नहीं था, और इस इलाके में तो पक्का बिजली नहीं रहा होगा, कि जिस पहाड़ के बगल में आप हैं, जहां जंगल ही जंगल दिखता है, उस इलाके में बिजली नहीं पहुंच पाया था। नीतीश कुमार के शासनकाल में और मोदी जी के शासनकाल में यह तय हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, घर घर बिजली पहुंचाया, और घर घर जब बिजली पहुंचाया, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2 करोड़। और देखिए, लगभग 3 साल के बाद से जो इस कानून में संशोधन है वो हो रहा है, और इसकी कोशिश यही है कि कैसे महिलाओं को और सबल बनाया जाए, आरक्षण को कैसे बढ़ाया जाए, और इससे लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो अब इससे और ज़्यादा संख्या में हो जाएगी। बिहार की अगर बात करें तो जो 40 लोकसभा की सीटें थी, वो लोकसभा की सीटें जो हैं वो करीब 60 के करीब पहुंच जाएंगी। और ऐसे में महिलाओं की जो सहभागिता है बतौर विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर, वो बढ़ेगा। तो देखिए, इस बात की जो कोशिश से पहले वो इससे पहले ही सरकार ने किया था, तो महिला आरक्षण से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। और लगभग 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 120 लोकसभा सीटें हो सकती हैं, उत्तराखंड में 5 की जगह 8 सीटें हो सकती हैं, जबकि बिहार में 40 की जगह 60 सीटें, तमिलनाडु में 39 की जगह 58 या 59 सीटें हो सकती हैं। सीटों में इजाफा करके 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन हो जाना है।
और देखिए इस बीच बाढ़ से खबर है जहां पर बाढ़ रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा सामने आया जिसमें एक शख्स बताया जा रहा है कि घायल हो गया। हालांकि वहां पर लोगों की मौजूदगी थी। बता दें कि बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रेल पुलिस अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसको पटना ले जाने के दौरान मौत हो गई। खैनी फेंकने के कारण व्यक्ति चपेट में आया था। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। घटना हुई है 2 नंबर पर खड़ा था। थ्रू गाड़ी थी वंदे भारत, गया थूक फेंकने के लिए। अच्छा, उसी के चपेट में ही मतलब कि आ गया और गिर गया, माथा फट गया। कौन स्टेशन पर? रेलवे स्टेशन बाढ़ में। कौन सी गाड़ी थी? वंदे भारत थी। अच्छा। और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर आईएएस संजीव हंस एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने एक और बड़ी तैयारी जो है वो की है। एक नई एफआईआर दर्ज की है आईएएस संजीव हंस के खिलाफ। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। करीब 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप आईएएस संजीव हंस के ऊपर। बिल्डर कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच दायरे में है।